जब माता सीता ने पहली बार प्रभु राम को देखा होगा तो उन्हें कैसा अनुभव हुआ होगा। जब प्रभु श्री राम भाई और पत्नी संग अयोध्या से वन को निकले होंगे तो अयोध्या वासियों पर क्या बीती रही होगी। जब पिता की मृत्यु का समाचार भरत श्री राम के पास लेकर पहुंचे होंगे तो प्रभु राम जी ने अपने आप को कैसे संभाला होगा। प्रभु राम कैसे रहे होंगे कि हर एक मनुष्य, पशु और पक्षी सभी ने हर कार्य को छोड़कर राम काज में अपना जीवन लगा दिया। कैसे एक अपरिचित वानर दुनिया के सभी सुखों को किनारे रखकर प्रभु राम का आजीवन सेवक हो गया। ये वो भाव, दृश्य और इतिहास है जो हर एक भारतीय के हृदय में स्पंदित होता रहता है और दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से पुनः जीवंत होता है। पर प्रश्न ये है कि कैसे एक विदेशी जापानीज डायरेक्टर ने इतनी बारीकी से उन्हीं भावनाओं को पर्दे पर उतार दिया कि आज भी कुछ दृश्य आंखों में आंसू ला देते हैं, कि आज भी प्रभु राम को देख उसी श्रद्धा भाव से सिर झुक जाता है। और यहाँ आज अपने ही देश में अपने ही लोग अपनी ही संस्कृति का मजाक बना बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो पॉपुलैरिटी रामायण की चाहते हैं और काम मार्वल डीसी वाला करना चाहते हैं, लेकिन इनसे जूनियर जी भी नहीं बन पा रहा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 40 में। दोस्तों, आदि पुरुष मूवी में क्या कमियां हैं, उसे बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर हजारों वीडियोस उपलब्ध हैं यूट्यूब पर और आप सबको स्वयं भी पता चल गया होगा। लेकिन बहुत कम वीडियोस हैं और शायद ना के बराबर वीडियोस हैं जो आदरणीय युगो साको के बारे में बात करती हैं कि क्या कारण था कि एक विदेशी व्यक्ति को भारत और भारत की संस्कृति से इतना प्रेम हुआ कि उसने अपने देश को छोड़कर एक पराये देश को अपनी आत्मा में उतार लिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदरणीय युगो साको जी की और उनकी जीवन यात्रा पर ले चलेंगे और ऐसे किस्से सुनेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की प्रस्तुति को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, युगो साको जी का जन्म 4 फरवरी 1928 को जापान के गिफू शहर में हुआ था और जब ये बहुत छोटे ही थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। मानो ईश्वर स्वयं चाहता था कि युगो साको अपना रास्ता खुद चुने। फिर इन्हीं दुखों और कष्टों के बीच में युगो जी ने ज़ेन और बुद्धिस्ट फिलॉसफीज को पढ़ना शुरू किया। उनमें जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना शुरू किया और इसी खोज में लगातार दर्शनों को पढ़ते हुए उन्हें भारतीय दर्शनों से प्रेम हो गया और उनकी रुचि इतनी बढ़ गई कि उनके मन में आ गया कि अगर कभी मौका मिलेगा भारत जाने का तो वो जरूर जाएंगे। दोस्तों, युगो साको जी का करियर जापान के एक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन NHK के लिए काम करने से शुरू हुआ। वहां पर उन्होंने 10 वर्षों तक काम किया, लेकिन 10 वर्षों के बाद जब वहां से वो निकले तो उन्होंने फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। वो जापान के अलग अलग टीवी प्रोग्राम्स, मैगजीन्स और म्यूजिक के लिए अपनी सर्विसेज देने लगे थे और यहीं पर उनको एक डॉक्यूमेंट्री पर काम करने को मिला। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट और पॉपुलर वाटरवेज को, नदियों को और सी रूट्स को एक्सप्लोर करना था, जिसके चलते युगो साको जी पहली बार इंडिया में 1970 में आए गंगा नदी की शूटिंग के लिए और इसके बाद उनका अलग अलग तरह की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में भारत आना जाना शुरू हो गया और अगले 10 सालों में करीब करीब 40 से भी ज्यादा बार वो भारत आए। फिर उन्हें 1983 में एक प्रोजेक्ट के दौरान भारत के प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीबी लाल से मिलने का मौका मिला। असल में उस समय डॉक्टर बीबी लाल प्रयागराज के पास एक गाँव में रामायण काल के अवशेषों की खुदाई को सुपरवाइज कर रहे थे और उसको अपने कैमरे में युगो साको कैद करना चाहते थे जापानी ऑडियंस के लिए, जिसके लिए उन्होंने भारत सरकार से परमिशन ले ली थी। और इसी डॉक्यूमेंट्री के दौरान युगो साको जी को रामायण के बारे में जानने को मिला और वो बहुत प्रेरित हुए। रामायण कथा की भव्यता, रामायण के पात्र, पशु पक्षी, प्रकृति, युद्ध, नैतिकता और असत्य पर सत्य की जीत और उसके साथ साथ डिवाइन एलिमेंट्स, ये सब के सब युगो साको जी के मन को मोह लिए थे। और उसके बाद इस कथा में भारतीयों की आस्था, तो इन सभी कारणों ने युगो साको जी के अंदर के फिलोसफिकल इंस्टिंक्ट और क्रिएटिविटी को एक कर दिया और फिर उन्होंने वहीं पर ठान लिया कि वो भी रामायण पर एक फिल्म अवश्य बनाएंगे। दोस्तों, युगो जी ने अपने दिल की ये बात डॉक्टर बीबी लाल जी को बताई और बीबी लाल जी ने ये सोचा कि रामायण प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले विश्व हिंदू परिषद से अनुमति ले लेनी चाहिए और यहीं पर डॉक्टर बीबी लाल जी के थ्रू युगो साको जी विश्व हिंदू परिषद के लोगों से मिले और उनसे अनुमति ले ली। और दोस्तों, यहीं विश्व हिंदू परिषद में युगो साको जी को ताराचंद बड़जात्या जी का कॉन्टैक्ट मिला। ताराचंद बड़जात्या जी भारत के उस समय के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। वो राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के फाउंडर थे और तपस्या और दोस्ती जैसी पिक्चरें उन्होंने बनाई हुई थी। ताराचंद बड़जात्या जी से जब युगो साको जी की बात हुई तो युगो साको जी ने असली कलाकारों के साथ काम न करके एक एनिमेटेड मूवी बनाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि युगो जी का मानना था कि रामायण और रामायण के पात्र दैवीय हैं, उनको कलाकार या एक्टर्स उतनी सच्चाई से निभा नहीं पाएंगे। इसके लिए एक एनिमेटेड मूवी बनाना ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। एनिमेटेड मूवी के प्रस्ताव पर ताराचंद जी ने युगो साको जी को भारत के उस समय के विश्व प्रसिद्ध एनिमेटर राम मोहन जी से मिलने को कहा। अब राम मोहन जी के साथ समस्या ये थी कि उन्होंने पहले कभी एक पूरी की पूरी मूवी को एनिमेट नहीं किया था। वो जो काम करते थे उसमें वो हिंदी मूवीज के इंट्रो पार्ट को एनिमेट करते थे या फिर कभी कभी एडवर्टीजमेंट्स को एनिमेट
एनिमेट करते थे, लेकिन एक पूरी की पूरी मूवी को एनिमेट करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और साथ में दूसरी ये समस्या थी कि उस समय इतना बजट अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि जो एनिमेशन था उसको बच्चों तक ही सीमित माना जाता था और कोई भी प्रोड्यूसर उसको बड़े पर्दे पर एक मूवी की तरह प्रोड्यूस नहीं करना चाहता था, इसलिए फंड अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन युगो साको जी के इस प्रस्ताव में राम मोहन जी कहीं ना कहीं अपना सपना देख रहे थे कि एक ऐसी एनिमेटेड मूवी जो भारत में बनी हो और पूरे विश्व में छा जाए। तो दोनों ने शुरू में ये कोशिश की कि भारत सरकार और जापान सरकार साथ आएं और इस प्रोजेक्ट को फंड करें, लेकिन भारत सरकार ये चाहती थी कि राम मोहन जी पंचतंत्र पर कार्टून बनाएं, रामायण पर नहीं, क्योंकि भारत सरकार का मानना था कि रामायण पर कार्टून शोभा नहीं देगा। इन्हीं सब बातों से हताश होकर युगो साको जी और राम मोहन जी ने प्राइवेट फंडिंग की ओर रुख किया और उन्होंने अपने प्रयासों से कुछ पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए फंड के रूप में इकट्ठा किए। उन्होंने 450 भारतीय और जापानीज क्रिएटर्स को एकजुट करके 1984 में इस मूवी पर काम करना शुरू किया। काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय ईमेल, फैक्स या फिर वायरलेस कनेक्शन इतने डेवलप्ड और फास्ट नहीं थे। जो भी काम भारतीय एनिमेटर्स करते थे उसको शिप के माध्यम से या फिर एयरप्लेन के माध्यम से जापान भेजते थे, फिर उस पर जापानीज एनिमेटर्स काम करते थे और उसको वापस इंडिया भेजते थे। तो इस वजह से बहुत डिले होता था। इसी वजह से इस मूवी को बनने में करीब करीब 9 से 10 साल लग गए। राम मोहन जी और युगो साको जी ने अपना खून पसीना एक कर दिया और तब जाके एक ऐसी रामायण बनी जो आप अपने बच्चों को बिना डरे दिखा सकते हैं, और जो आज बनी है 600 करोड़ में, आदि पुरुष, उसको ना तो आप देखें और ना ही अपने बच्चों को दिखाएं। अगर आपको रामायण के बारे में जानना ही है तो आप रामायण ग्रंथ को पढ़ें, नहीं पढ़ सकते हैं तो सुने किसी अच्छे संत या कथावाचक को, या फिर बहुत ढेर सारी ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं उसको सुने जहां से आपको ऑथेंटिक ज्ञान मिल सके। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर रामायण ऑडियो बुक को सुने, जिसे करीब करीब 1 करोड़ लोग सुन चुके हैं। वहां पर आपको पूरे 120 एपिसोड में रामायण की विस्तृत कथा जानने को मिलेगी, वो भी प्रॉपर साउंड इफेक्ट और म्यूजिक के साथ। तो आप अपना समय वहां दें जो ऑथेंटिक और आपके ज्ञान में वृद्धि करे। और साथ में जब आप ऑडियो बुक सुनते हैं तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन से चिपके नहीं रहते, जो आपको और आपकी आंखों को स्वस्थ रखता है। और धार्मिक ही नहीं, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, मेडिकल, अनेकों कैटेगरीज में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपको कुकू FM पर मिल जाएगी, जिसको ऑलरेडी 25 लाख से भी ज्यादा लोग सुन रहे हैं। दोस्तों, मंथली केवल 99 रुपीज में ये सारी की सारी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 इसको यूज करेंगे तो 99 रुपीज की जगह 49 रुपीज में ही आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने ऐप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जब इतनी कड़ी मेहनत के बाद 1992 में मूवी कंप्लीट हुई तो युगो साको जी को कौन सी मुसीबतें उठानी पड़ी। दोस्तों, मूवी बनना स्टार्ट हुई 1984 में, और जब ये मूवी बन ही रही थी तभी 1987 में रामानंद सागर जी की रामायण टीवी पर लॉन्च हो गई। रामायण के टीवी पर लॉन्च होने से घर घर में रामायण चलने लगी और पूरे देश में रामायण की लहर दौड़ गई। और ये वही समय था जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर विवाद तेजी से बढ़ता चला जा रहा था और देश में एक टेंशन का माहौल बिल्ड हो रहा था। और इसी टेंशन के धीरे धीरे बढ़ते रहने से 1992 में दिसंबर में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया। और ये वही साल था जब राम मोहन जी और युगो साको जी की कड़ी मेहनत से द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी बनके तैयार हो गई थी। लेकिन अब देश में चारों तरफ तनाव की स्थिति थी। फिल्म नो डाउट बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उसकी टाइमिंग सही नहीं थी। और आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट करके इस मूवी को रुकवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी रामायण के साथ छेड़छाड़ करे। लेकिन ये बस एक र्यूमर थी। बाद में इसको राम मोहन जी के बेटे कार्तिक मोहन जी ने क्लियर किया कि उस समय तक विश्व हिंदू परिषद ने इस मूवी को पास कर दिया था। लेकिन बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से देश में जो तनाव बढ़ गया था, उससे भारतीय सरकार को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि कहीं इस मूवी के रिलीज से कम्युनल दंगे ना हो जाएं। और जापान की क्यूडो न्यूज वेबसाइट के अनुसार भारत सरकार ने जापानीज सरकार से इस विषय में अपनी चिंता भी जताई थी। इन्हीं कारणों से 1993 में इस मूवी को इंडिया में रिलीज न करके दूसरे कंट्रीज में रिलीज किया गया और वहां पर इस मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ तक कि इस मूवी ने एक इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता। इनफैक्ट जब 90s में एनिमेशन की फील्ड ग्रो कर रही थी तो उस समय ये मूवी एक मिसाल की तरह ली गई और बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने न केवल इस मूवी को सराहा बल्कि इससे प्रेरित होकर और भी इसी तरह की नई नई मूवीज को बनाना शुरू किया। आप जैक स्नाइडर जी के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और 300 जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है, बनाया है। उनकी भी ये मूवी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एक फेवरेट मूवी रही है और उससे वो काफी इंस्पायर हुए हैं। इस मूवी के कई सीन्स आगे चलकर अलग अलग मूवीज में रिक्रिएट किए गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस रही है। अगर आप देखें तो हिंदी में श्री राम जी के आवाज की डबिंग की थी स्वयं श्री अरुण गोविल जी ने, जिन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण में श्री राम जी का रोल किया था। और वहीं रावण की आवाज की डबिंग लेजेंडरी अमरीश पुरी जी ने की थी। और जब इस मूवी को अमेरिका के लिए दोबारा इंग्लिश में डब किया गया तो श्री राम जी की आवाज ब्रेकिंग बैड के लीड एक्टर ब्रायन क्रैंस्टन ने दी थी। हालांकि ब्रायन उस समय इतने फेमस नहीं थे, लेकिन ये सब बताता है कि इस मूवी की क्या लेगेसी रही है। तो ओवरऑल ये मूवी एक मास्टरपीस थी, बस हमेशा एक बुरी टाइमिंग से पीड़ित रही। और इसकी टाइमिंग खराब होने का दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि 1995 में जापान में टोक्यो में एक सबवे मेट्रो में कुछ उग्रवादियों ने जहरीली गैस छोड़ दी। अब इस घटना से इस मूवी को क्यों घाटा लगा, क्योंकि जो वो संगठन था जिसने कार्य किया था, जिसने आतंकवादी घटना को
अंजाम दिया था उसका नाम था ओम श्रीनिक्यों। अब चूंकि ओम हिंदू सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है तो सनातन धर्म पर आधारित मूवी का उस समय जापान में चल पाना बहुत मुश्किल था। और चूंकि इस मूवी की लेंथ 135 मिनट की थी और ये फॉर्मेट जापान में अनसक्सेसफुल रहा था, इस वजह से भी इस मूवी को बहुत ढेर सारे ऑब्स्टेकल्स झेलने पड़े थे। तो ये मूवी ना तो इंडिया में रिलीज हो पाई और ना ही जापान में चल पाई। तो वन ऑफ इट्स काइंड मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई। और जबकि अगर देखें तो इस मूवी पर इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा हुआ था। TEM नाम की एक जापानीज कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और उन्हीं के पास इस मूवी के राइट्स हैं। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताया कि इस मूवी में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा हैंड ड्रॉन पिक्चर्स का प्रयोग हुआ था और करीब 800 मिलियन येन का पूरा खर्चा आया था, जो कि आज के समय में 45 करोड़ रुपए होते हैं। और ये बजट उस समय की किसी भी एवरेज एनिमेशन मूवी से कहीं ज्यादा था। और आज एक मूवी 600 करोड़ में बनी है जो किसी लायक नहीं है। दोस्तों फिर 1997 में द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम मूवी को भारत में किसी तरह से रिलीज करवाया गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स का सपोर्ट कम होने की वजह से बहुत कम थिएटर्स में ही लग पाई और बहुत कम समय में ही पर्दों से उतर गई। लेकिन जब कार्टून नेटवर्क ने इस मूवी को टीवी के लिए एक्वायर किया तो इस मूवी का एक नया फैन बेस उमड़ पड़ा। मूवी तो मूवी बल्कि मूवी के गाने भी घर घर में और बच्चों की जबान पर गूंजने लगे, जैसे कि जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। दोस्तों ये मूवी एक मिसाल है और इसका अंत संभव नहीं है। ये किसी न किसी रूप में दोबारा जन्म ले लेती है। 2022 में जब इंडो जापान रिलेशनशिप के 70 वर्ष कंप्लीट हुए और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस मूवी के रिप्रेजेंटेटिव से मिले तो उन्होंने इस मूवी को दोबारा जीवित करके पर्दों पर उतारने का विचार रखा, जिस पर मेकर्स अब इस मूवी को फिर से 4K में डिजिटली रीमास्टर करके लॉन्च करेंगे। और इस विषय का प्रधानमंत्री जी ने अपने रेडियो शो मन की बात में जिक्र किया था। और अब जब श्री राम मंदिर बनने वाला है तो इस मूवी ने अपना सिर फिर से उठाया है और मैं आशा करता हूँ कि इस बार इस मूवी को उतना प्यार मिले जितना ये मूवी उसकी हकदार है। और अगर ये मूवी तभी 1993 में प्रॉपर स्क्रीनिंग पा गई होती तो शायद आज भारत में भी एनिमेशन मूवीज की इंडस्ट्री की एक लेगेसी होती, जैसे कि हमें ताइवान, कोरिया और जापान में देखने को मिलती है। दोस्तों युगो साको जी का 2012 में देहांत हो गया और जब उनका देहांत हुआ तो उस समय श्री कृष्ण जी पर एनिमेटेड मूवी बना रहे थे जिसका नाम था द सेलेस्टियल काउ हर्ड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से पता चला होगा कि क्या स्ट्रगल रहा था युगो साको जी का और क्या दृढ़ता और भक्ति भाव रहा होगा उनका भारतीय संस्कृति और रामायण में, क्योंकि बनाई हुई रामायण की चर्चा पूरे विश्व में है। और दोस्तों आप रामायण की ऑडियो बुक को कुकू FM पर भी सुन सकते हैं। मैंने ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों सनातन शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमने एक ऑनलाइन वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है शिक्षणम नाम से। आप वहां पर जाकर अपने कोर्सेज को चूज करके खरीद सकते हैं और सनातन शास्त्रों को सरल भाषा में सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने परिवारजनों और दोस्तों में भी जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।